हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एमएसएमई प्रोफेशनल नॉलेज को प्रॉपर्ली समझेंगे इसलिए बिकॉज आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। अगर आप जैसे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर जाओगे तो पूरा एमबीए कम पड़ जाएगा। आप गवर्नमेंट स्कीम करेंगे एमएसएमई का तो बहुत सारा डिटेल्ड एमएसएमई का स्कीम है, तो कितना क्या करना है आपकी एग्जाम के लिए वो आज प्रॉपर्ली समझेंगे इलुस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दैट आप लोग एटलीस्ट एक फ्लो चार्ट बनाकर अपना प्रिपरेशन करो। फ्लो चार्ट का मतलब जो हम लोग डे टू डे क्लासेस में कंप्लीट करते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़िए आगे। एक दिन में आप भी कुछ भी कंप्लीट याद नहीं रख सकते। अगर आपके सामने कुछ भी न्यूज़पेपर आता है, अगर आप पढ़ भी लेते हो तो उसको सेम डे याद नहीं कर सकते। यू नीड टू गो थ्रू अ प्रोसेस। सो अगर आपने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है तो बैच में एनरोल करने के लिए आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, दिस इज द हाई टाइम कि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप फाइनल मेरिट में अपना नाम देखना चाहते हो रिजल्ट के बाद कि आप लोगों का इंटरव्यू का कॉल आए, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। प्राइस इज 2499 ओनली। इसमें कंप्लीट कवरेज है टिल इंटरव्यू। इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है, सो दैट कि आपसे जब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में प्रोफाइलिंग से लेकर या फिर कुछ भी टास्क, चाहे वो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर हो, तो आप लोग उसका आंसर कर पाए। सो कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो 24/7 व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। जिसने एनरोल कर रखा है आप प्लीज एक फ्लो चार्ट में प्रिपरेशन करें। आज जो क्लास हुआ है उसी को कवर करें, कल फिर उसको रिवाइज करें एंड द डे आफ्टर टुमारो वापस से नया टॉपिक लर्न करें। इस तरीके से आगे बढ़े। आते से ऐसा मत सोचिए कि आज ही सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से जाएंगे तो आइदर आप आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश छोड़ देंगे या फिर प्रोफेशनल नॉलेज छोड़ देंगे। तो दैट्स अ कंप्लीट प्रिपरेशन ढंग से कीजिए जो भी मॉड्यूल आप लोगों का फॉलो हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को गाइस। आई होप आप लोग इसको प्रॉपर्ली समझेंगे। नोट डाउन करने का कुछ भी नीड नहीं है, इसका पीडीएफ का नीड नहीं है। I'll make you through the complete syllabus like कि होता क्या है, आपकी पोस्ट पर आएगा क्या, एमएसएमई स्किल 3 एंड एसएमई स्किल 4। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि इंट्रोडक्शन टू एमएसएमई। आप लोगों को आइडियली समझना चाहिए कि एमएसएमई आज का कुछ गवर्नमेंट स्कीम या पॉलिसी पढ़ेंगे तो वो एकदम से समझ में नहीं आएगा। उसका पास्ट क्या था, प्रीवियस क्या था, वो समझेंगे तो आप फ्लो चार्ट में प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे कि यस अब ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये एक्ट आया, फिर फर्दर अभी ये पॉलिसीज चल रहा है, कब तक चलेगा एंड क्या उसकी गाइडलाइंस फर्दर है। ठीक है, तो आप समझेंगे सबसे पहले हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, पहले क्या होता था, रिवाइज्ड एमएसएमई से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का गाइडलाइन क्या था, क्या प्रॉब्लम आ रहा था, की क्राइटेरिया क्या था। अगर आप एमएसएमई स्केल 3 या फिर एसएमई स्केल 4 के लिए काम कर रहे हो तो वहां पर 3 कैटेगरी में बिजनेस को डिवाइड करा जाता है। एक सर्विस बेस्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया। तो इन तीनों बिजनेस के सप्लाई चेन या फिर जो भी उसमें ऑपरेशंस आते हैं उसको भी समझना जरूरी है। अगर आप कस्टमर को नहीं समझ सकते तो हाउ विल यू पिच द प्रोडक्ट। आपको नहीं पता कि उसका नीड क्या है। सपोज करते कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्सेशन लगेगा, कौन सी क्या चीजें लगेगी, तो आपको वो समझ होना जरूरी है। आइडियली वही सेम चीज आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री समझेंगे। हिस्ट्री के बाद एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है क्या। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स पर काम होता है। एमएसएमई एंटरप्राइजेस होता क्या है, पहली चीज एंटरप्राइजेस का रियल मीनिंग क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इंटरनली सेशन में। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि एंटरप्राइजेस काम करता क्या है जो हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंटरप्राइजेस का वर्किंग मॉडल थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एज एन इंटरेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इसके बेसिस पर आप आंसर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 इज उनके ऊपर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो इनके ऊपर अगर ग्लोबल एक्सपोजर पॉलिसी है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गाइडलाइन क्या बोल रहा है, कौन सा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम कब तक खत्म हो चुका है, क्या चीजें चल रहा है, क्या गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या काम कर रही है। माइक्रो एंटरप्राइजेस को छोड़कर एसएमई स्केल 4 पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंप्लीट आएगा। तो आपको एंटरप्राइजेस के बारे में समझना है। आपका इंटरेस्ट आना चाहिए कि आप एंटरप्राइजेस को समझें, एंटरप्राइजेस काम क्या करते, फ्लो चार्ट क्या है, उनको प्रॉब्लम कहां आता है, कहां पर कौन सा टैक्सेशन ऐड होता है, क्या उनका नीड है। पहले उनका नीड समझेंगे तो ही आप उनको सर्व कर पाएंगे, तभी उनसे लेकर फंडामेंटल्स को समझ पाएंगे। कि सपोज करते क्रेडिट गारंटी आ रहा है तो किस चीज को लेकर आ रहा है, क्यों आया, राइट। तो वो समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक एमएसएमई का ढंग से समझना चाहिए। मैंने 2 पॉइंट बताए, एमएसएमई का हिस्ट्री बताना है, पढ़ना है पहले आप लोगों को ढंग से। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन फर्दर, क्या क्लासिफिकेशन है, एमएसएमई कब आया, एक्ट कब आया, एमएसएमई एक्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस क्या काम कर रहे हैं,
इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमिटीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कमिटीज जिसने एमएसएमई पर लेंडिंग से लेकर चाहे वो बैंकिंग में बिजनेस नीड के ऊपर फुलफिल करवाया, जैसे तांडन प्रिंसिपल आया, तांडन मेथड आया, नायक कमेटी का रिकमेंडेशन आया। तो ये क्यों आया? कुछ रिजॉल्व करना चाहते थे ऑब्वियसली। थर्ड पॉइंट अगर हम समझे तो टैक्सेशन आपको समझना चाहिए कि टैक्सेशन क्या लग रहा है इनके ऊपर। इधर अगर आपको नहीं पता कि एक्साइज ड्यूटी क्यों लग रहा है, वैट कब लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, जीएसटी ने किसको रिप्लेस करा, किस कंडीशन पर रिप्लेस नहीं करा, कितना परसेंट लगता है, सेस क्या होता है, तो आप कैसे समझेंगे वर्किंग मॉडल को, क्योंकि उसके ऊपर फर्दर टैक्सेशन भी लगता है। तो टैक्सेशन भी देखना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और रेगुलेटरी बॉडीज है जो इनके लिए गाइडलाइंस बना रही है और इनको असिस्ट कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया एमएसएमई का 3 बेसिक नीड था। एमएसएमई हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए इंडस्ट्रीज, अगर हम बात करें डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाया, इंडिया का जीडीपी क्यों नहीं बढ़ा एकदम से ड्रास्टिक जैसा चाइना का बढ़ा, क्योंकि हमारा एमएसएमई सेक्टर अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? फंडामेंटल समझे अगर हम, तो पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था कि स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। स्किल नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? सेकंड प्रॉब्लम था अगर स्किल है तो फाइनेंस नहीं मिल पाता है, तो फाइनेंस के लिए बैंक है ऑब्वियसली, तो उनके लिए क्या कंडीशन आई है वो भी समझेंगे। थर्ड पॉइंट इज मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को पिच करना नहीं आ रहा है, ट्रेड करना नहीं आ रहा है, एक्सपोर्ट करना नहीं आ रहा है, इंपोर्ट करना नहीं आ रहा है, गाइडलाइन समझ में नहीं आती। तो ये तीनों बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी जाकर हम लोग एमएसएमई सेक्टर पर इतना अच्छा काम अभी तक नहीं कर पाए। काम कर रहे, वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग, बट स्टिल वी आर नॉट डेवलप्ड। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा दैट उनके लिए क्या कोर पॉइंट्स रहेंगे, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनएसआईसी, नाबार्ड, नाबार्ड भी एग्री वाले फंडिंग में काम करवाएगा, आरबीआई का गाइडलाइन जो बैंक को डायरेक्ट करेगा, ईसीजीसी, ठीक है, एमएसएमई का मिनिस्ट्री ने क्या गाइडलाइन दिया, सिडबी हो गया, और भी फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसा सिडबी हो गया, ये फर्दर कोइल बोर्ड भी हो गया, कोयर बोर्ड। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके इंस्टीट्यूशंस का फंडामेंटल समझिए, इनके प्रिंसिपल समझिए, विजन और मिशन को समझिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं, तो जाकर आप समझ जाएंगे। आपकी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, सिडबी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एनएसआईसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आपकी एग्जाम में नाबार्ड रिलेटेड टू एमएसएमई वाला आ सकता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आ सकता है कि स्टार्टअप अगर चलेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फर्दर आपको ये सब चीजें समझना है। उसके अलावा एमएसएमई सेटअप करना, एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीज आपको समझना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एमएसएमई एक्ट और लीगल फ्रेमवर्क को भी आपको समझना है। लीगल फ्रेमवर्क में टैक्सेशन भी आएगा, टैक्सेशन भी एक बार और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आपका एक फ्लो चार्ट आपने क्या समझा अभी तक सो फार, आई बिलीव कि आप समझ रहे हो इस बात को कि आपने एमएसएमई के बारे में समझा, हिस्ट्री से लेकर फर्दर आपने एक्ट्स देखे, सेक्शन देखा, सेक्शन के बाद में कमिटीज देखा, कमिटी के बाद आप आ गए डायरेक्टली किस पोर्शन पर, दैट इज टैक्सेशन। तो हो गया, टैक्सेशन के अलावा आपने देखा कि यहां पर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को क्यों बनाया गया। अगर आपने एक बार इसके कोर प्रिंसिपल को समझ लिया तो आप लोग को कुछ भी डेटा याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर अदरवाइज आप ऐसे रटते रहना, एनएसआईसी कब सेटअप हुआ था और इसके डायरेक्टर कौन है, ऐसे रटते रहना, उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर आपने समझ लिया इनका वर्किंग मॉडल प्रॉपर्ली, क्लास में समझ लीजिए, क्लास में अगर जो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं उस क्लास को डे टू डे फॉलो करो, और क्लास को फॉलो करने के बाद क्या करना है, उसको रिविजन भी करना है। डोंट बिलीव कि आपने एक कहानी यहाँ पर सुना और आपको हमेशा याद रहेगा। इस फंडामेंटल से अगर आप बाहर आ गए तो आप लोग ट्रस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की कुछ गाइडलाइन समझ ली, यहाँ पर आपने फर्दर और देखा उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, जैसे कि टीआरडीडीएस होता है, बिल डिस्काउंटिंग के बारे में, क्यों होता है, क्या नीड था, क्यों लाया गया, इंश्योरेंस को इसमें ऐड करा नहीं करा, क्या चीज है, उस फंडामेंटल को अगर आप समझेंगे तो कोई इशू नहीं है। फर्दर अब अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत है। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या करना है, आप सर्च करो एक बार एमएसएमई की गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड आपको अलग अलग जगह बहुत अलग अलग ज्ञान भी मिल जाएगा कि गवर्नमेंट स्कीम ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। लेकिन आप एक बात समझिए कि बैंक के लिए क्या जरूरी है, बैंक के लिए जो जरूरी रहेगा गवर्नमेंट स्कीम जो बैंक के लिए बना है, पर्टिकुलरली जैसे मुद्रा योजना तो बैंक के लिए बना है, सीजीटी एमएससी क्योंकि हमको क्लेम करना पड़ेगा, गारंटी का इन्वोक करना पड़ेगा। तो ऐसा स्कीम्स जो आप लोगों के एमएसएमई से बैंकिंग से रिलेटेड है वो करना है, अदरवाइज स्किल और ट्रेनिंग के ऊपर करने चले गए उससे आपका क्या काम। सो दैट्स व्हाई वही एमएसएमई स्कीम प्रॉपर्ली करना है जो बैंक से रिलेवेंट है, एसएमई का भी स्कीम वही करना है जो बैंक से रिलेवेंट है। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपको कहीं से भी कुछ भी डेटा कभी मिलेगा भी ना, सपोज करते हैं आप किसी और डेटा को रेफर करने लगे, तो डेटा को रेफर भी करेंगे ना तो आपका एक इंटेलेक्चुअल वॉइस आ जाएगा दैट यस ये बैंक से रिलेटेड नहीं है या बैंक से रिलेटेड है। जैसे विश्वकर्मा स्कीम हो गया तो बैंक से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वहां पर लोन देना है। एक्ट प्रोविजन आपने करा, उसके बाद सपोर्टिंग एमएसएमई के बारे में आपने कर लिया,
उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया, टैक्सेशन पूरा पढ़ लिया आपने, अलग अलग टैक्सेस क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपके पास 3 इंडस्ट्री आएगा, सर्विस बेस्ड और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सब अलग अलग इंडस्ट्रीज आएगा। तो आपको उनका टैक्सेशन अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाइज भी, सप्लाई चेन क्या काम कर रहा है तो वो भी तो समझना पड़ेगा। वो समझेंगे बस, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या इनडायरेक्ट आएगा, तो आप समझेंगे तो आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें तो आप लोगों को समझना रहेगा दैट इज इसकी गवर्नमेंट स्कीम हो गया, इंसेंटिव्स हो गया। गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आपको बताऊं आउट ऑफ 75 आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम के चांसेस है, कुछ आरबीआई गाइडलाइंस के चांसेस है, कुछ आप लोगों को हिस्ट्री रिलेटेड या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, कमिटीज के ऊपर आएंगे, कमिटीज हो गया। अब मैनेजमेंट के ऊपर भी आएगा क्वेश्चन, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आ गया, जैसे कि अगर हम बात करें फर्दर, कमिटी हो गया, एक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हो गई, एमओएमएससी की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की गाइडलाइंस हो गई। तो ये फर्दर ये सब मिलाकर आप लोगों का कंप्लीट 75 मार्क्स का रहेगा। अब इसको पढ़ना है तो एक सिस्टमैटिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बैच में एनरोल करते हो तो ध्यान रखो कि बैच में एनरोल करा तो आज की क्लास आज से कंप्लीट करा, कल उसका थोड़ा सा रिवीजन करा, परसों फिर ढंग से लर्न करा, इस तरीके से आगे बढ़ो। फिर एमसीक्यू जो टेस्ट होते हैं उसको ढंग से अटेंड करो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमने जस्ट पढ़ लिया, ये पढ़ना है, ये सिलेबस लिख दिया तो ये पढ़ लिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। सेटअप ऑफ एमएसएमई क्या काम करता है, सेटिंग अप ऑफ एमएसएमई, सेटिंग अप क्लस्टर बेस्ड क्या होता है, ठीक है, फर्दर इंस्टीट्यूशंस के टाइप, जो अकाउंट्स ओपन होंगे उनके टाइप्स हो गया, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इन सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम हो गया, एंड अब फर्दर आप देखेंगे दैट कमेटी हो गया, मैंने कमेटी का बता दिया, कमेटी का बहुत बड़ा रोल है। अब मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैनेजमेंट के फंडामेंटल, ट्रस्ट में अगर आप इसको प्रोसेस में पढ़ ले तो 20 से 25 दिन का सिलेबस है आपका, अगर प्रोसेस से पढ़ते हो। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते हो, आज कुछ ये पढ़ लिया, कुछ वो पढ़ लिया, जो मन में आ गया इररिलेवेंट पढ़ लिया, रिलेवेंट नहीं पढ़ा, तो आप एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी याद रख नहीं पाओगे, याद रखोगे भी तो इतना एफिशिएंटली याद नहीं रख पाओगे जितना जरूरत है। मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी पर, क्योंकि सीनियर रिलेशनशिप के ऊपर प्रोफाइल है, मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड थ्योरी, 4PS 7PS, B2B B2C के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब हम क्लास में कवर करेंगे, है ना, क्लास में अपकमिंग है और ये कंप्लीट होने वाला है, लाइव क्लास में होगा, फिर रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। फिर इसके ऊपर मैराथन एंड मोमेंट पर भी रहेंगे। मैराथन क्यों रहेंगे, क्योंकि मैराथन में आप लोगों का टाइम आपके पास भी नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता तो जब एग्जामिनेशन आने वाला रहेगा उससे कुछ 1 वीक पहले, 2 वीक पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च करना पड़ेगा, एसटीपी मॉडल, मार्केट रिसर्च मेथड्स, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतना रोल नहीं रहेगा आप लोगों का। ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एनालिटिक्स के बारे में और इंटेलिजेंस के बारे में। मार्केटिंग एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आते हैं, है ना, अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है एआई ड्रिवन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्वॉट और पोर्टर्स के 5 फोर्सेस के बारे में, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो ट्रस्ट मी आप लोग मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी निकाल लेंगे। मैनेजमेंट के टॉपिक्स कितने आएंगे, आउट ऑफ 75 एक्सपेक्टेड है कि 30 क्वेश्चन आप लोगों के मैनेजमेंट टॉपिक से आ सकते हैं और अप टू 45 क्वेश्चन आप लोगों के आपके कोर प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज एमएसएमई से आ सकते हैं। 45-40 अप्रोक्स क्वेश्चन आप लोगों को कोर एमएसएमई से आएंगे। अगर आप कमिटी भी कर लेते हो तो 2-3 क्वेश्चन आप कमिटी से बना लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम करते हो तो 5-10-12 क्वेश्चन कर लेंगे, एमएसएमई के एक्ट्स के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में और जो भी फर्दर डेटा आता है उसके बारे में अगर आप करते हो, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम याद रखने में प्रॉब्लम आएगा। अगर आप इतना कर लेते हो, 20-25 दिन एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ लेते हो, क्वांट रीजनिंग के साथ में, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं करोगे तो इसका भी कोई सेंस बनेगा नहीं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट कर लिया एंड यू आर गुड टू गो, आप लोग इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो आई बिलीव आप लोगों ने इस सिलेबस को समझा होगा। जस्ट पीडीएफ लेने से इसका काम नहीं होता कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ से क्या होगा, टेल मी। आप क्या बुक सर्च करेंगे, आप बुक सर्च करेंगे तो आपको इररिलेवेंट डेटा बहुत मिलेगा। इररिलेवेंट का मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे अगर एमएसएमई का आपने बुक खरीदा तो एमएसएमई में जितना ट्रेनिंग रिलेटेड भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना वो सब भी आ जाएंगे। इंसेंटिव जो बैंक से रिलेटेड है उससे आपको काम है, बैंक की तरफ से क्या लग रहा है, बैंकिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो सभी करना है, बैंकिंग से रिलेवेंट जो एमएसएमई वाला कमेटीज है वो सारा करना है, किसने क्या रिकमेंड करा था, क्या मेथड बोलता है। फर्दर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के टॉपिक्स करने हैं, कमिटीज, एक्ट, सब कुछ पढ़ना है।
जब जाकर आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा अभी भी कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए एंड गिव इट अ गो कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए। चांसेस अच्छे हैं कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छा सिक्योर कर लिया, आप लोग का अच्छा मार्क्स आ जाएगा, फाइनली इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग सेपरेटली प्रिपरेशन करेंगे इंटरनल बैचेस में, एंड डेफिनेटली आपको बहुत इंसाइट, वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेगा कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। आपने इतना टेक्निकल पढ़ लिया ना, फिर इतना प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप लोगों को बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। एंड प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए, समझिए कि स्ट्रक्चर क्या है, आपका लर्निंग कैसे होगा, उसके ऊपर फोकस कीजिए। सेकेंड थिंग, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और रिलेवेंट कंटेंट देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।